हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RNVIS एकेडमी में। इधर आपकी क्लासेस आपने देखा होगा खुद थोड़ी डिस्टर्ब थी। अब आपका नया बोर्ड आपकी जगह और नई व्यवस्था, नया स्टूडियो आपने देखा जो पहले था उससे चेंज कर दिया गया है। तो अब आपकी क्लास निरंतर तौर पे रहेगी। और रही बात संविधान की, जो हम टॉपिक कर रहे थे, आज हम बात करने वाले थे राष्ट्रपति के विषय में। और आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं हुई, क्लासेस बहुत निरंतर तौर पे और अच्छे तरीके से कवर कर दी जाएगी। और आपका जो इसके बाद के टॉपिक है, जो करंट्स के आपने देखे होंगे पहले, अभी रमन मैग्सेसे अवार्ड और अन्य टॉपिक्स हमने कवर किए। अभी आपका आगे आने वाले समय में हम G20 पे बात करेंगे। देखिए, जहां आपको पता होगा कि अभी हमारे आज ही आपने देखा होगा दिल्ली में कितने लगभग 19 देशों, 19 यूरोपीय संघ के जो हैं, और लगभग G20 की जो समिट चल रही है उसमें राष्ट्राध्यक्षों का आना का सिलसिला जारी है। आज ही आपने देखा बांग्लादेश की PM शेख हसीना के साथ माननीय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की द्विपक्षीय वार्ता हुई। और लगातार ये सिलसिला आज से शुरू हो चुका है, जो कि 10 तारीख तक चलेगा। 2 दिवसीय कार्यक्रम है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक को बहुत विस्तृत तौर पे बताएंगे कि G20 की अध्यक्षता भारत के लिए कितनी खास है, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से भारत एक वैश्विक अर्थव्यवस्था उभरती हुई बन रहा है, उसमें कितना महत्वपूर्ण कदम साबित होगा G20। तो आज हम बात करने वाले थे राष्ट्रपति के विषय में, जो आपका G20 का टॉपिक है। इसको हम नेक्स्ट में वीडियो में कवर करेंगे, उसको आप देखिएगा। और करंट के एग्जाम में G20 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आज हम बात करने वाले हैं संविधान के जो भाग 5 है, कार्यपालिका, उस पर चर्चा करेंगे। भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं भारत के राष्ट्रपति के विषय पे। जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 52 है, क्या बात करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 52 है वो ये बात करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक। बात यदि हम उसके बात करें अनुच्छेद 53 की, तो कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक। जो हमारे यहाँ है, आप देखिए, जो भारत में प्रधानमंत्री जी किसी दूसरे देश की विजिट करते हैं, या कोई दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष हमारे यहाँ आता है, ये MAU या MOU जो साइन होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं, या MAU जो बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों चीज जो है, MOU और MAU, ये दोनों को जो है जो साइन की जाती है वो सभी राष्ट्रपति के नाम से होती है। जो हमारी संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो सभी राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। अनुच्छेद 53 ये बात करता है, ठीक है। यदि हम निर्वाचन की बात करें, जो इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। और इसके साथ ही साथ यदि हम इसके देखिए, हम कुछ टॉपिक पे, बेयर एक्ट हम आप ले लीजिएगा, जयराम उपाध्याय जी की आती है बेयर एक्ट, बहुत अच्छी किताब होती है। तो उसमें सारी चीजें बहुत अच्छे से, ये है वो किताब, आप इसको देख लीजिए, इसको मंगाइएगा जरूर, ठीक है। तो ये यदि हम बात करें इसकी निर्वाचन के रीति की, ठीक, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। और साथ ही साथ यदि हम कहें तो ये जो निर्वाचन की शक्ति है, इसमें जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक। कह रहा है निर्वाचन की बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन हर 5 वर्ष पे होता है, ठीक है। 5 वर्ष पे इसका निर्वाचन किया जाता है। यदि हम निर्वाचन की रीति की बात करें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होती है, तो देखिए, निर्वाचन की इनके जो रीत होती है उसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में इसमें कहा गया जो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति जो है संघ की रक्षा हेतु सर्वोच्च अधिकारी होता है। राष्ट्रपति क्या होता है, संघ में जो कार्यपालिका शक्ति उसमें भी, और जो हमारी सेनाएं होती हैं सबका सर्वोच्च कमांडर होता है। क्या कहता है अनुच्छेद 53, जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसमें सर्वोच्च कमांडर हो गए राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, ठीक। ये सेना को भी लीड करेंगे। और उसके बाद इसमें कहा जाता है कि राष्ट्रपति के लिए कोई भी विधिमान कार्य किसी राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए गए तो राष्ट्रपति को आंतरिक करने वाली नहीं समझी जाएगी, ठीक। राष्ट्रपति को जो संसद द्वारा समय समय पे, इसमें यह भी कहा जाता है कि यदि राष्ट्रपति को समय समय पे कोई कार्य दिए जाते हैं तो राष्ट्रपति उस संसद द्वारा तो उसको करेगा, ठीक। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, निर्वाचन क्या होता है, अनुच्छेद 54 इसकी बात करता है कि जो निर्वाचन होगा
इसके निर्वाचन में शामिल कौन कौन होगा? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होंगे। जो ये निर्वाचन होता है ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। कैसे होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। ठीक है, फिर से आप सुनिए, इसको नोट करिएगा। निर्वाचन में कौन कौन शामिल होगा? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ना कि मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य ही शामिल होंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ठीक है, अब बात करें अनुच्छेद 55 में इसके निर्वाचन की रीत हो कैसे होती है, किस कैसे चुनाव इसमें होते हैं। तो देखिए, कुल राज्य की संख्या क्या है? कुल राज्य की संख्या बटे विधायकों की संख्या गुणे 1/1000 से आप राष्ट्रपति के मूल्य को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें निर्वाचन कैसे होता है? जैसे मान लीजिए निर्वाचन में मान लीजिए 4 लोग आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कोई 50% मत पाया, जैसे कोई 50% पाया, ठीक, कोई 60% पाया, कोई 70 पाया, कोई जैसे मान लीजिए जीतना है 50% पे, ठीक, कोई 50 पाया, कोई 30 पाया, कोई 20 पाया, कोई 10 पाया, ठीक, और 60 पे जीत होनी है। कोई 60 नहीं पाया तो ये जो इसमें जो सबसे कम होगा वो सारे वोट बाकी 3 में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ठीक, जो लास्ट कम सबसे कम होगा उसके वोट को उठा के तीनों में बराबर बांट दिया जाएगा। फिर निकालेंगे 60%। यदि उसमें भी संभव नहीं हुआ तो उसके भी जो सारे वोट हैं जो बाकी शेष 2 बचेंगे उनमें काउंट कर दिए जाएंगे। इस तरीके से अंत में जो सबसे ज्यादा वोट पाएंगे वो भारत के राष्ट्रपति बन जाते हैं। ठीक, इसके चुनाव में जो हमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की भी आवश्यकता होती है। ये जानने की बात है, ये आप बेयर एक्ट में नहीं दिया है लेकिन आप किताबों में पढ़ेंगे तो उसमें दिया है कि राष्ट्रपति के लिए चुनाव में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की भी जरूरत होती है। ठीक है, तो ये रहा निर्वाचन संबंधी। यदि हम पदावधि की बात करें तो राष्ट्रपति अपने पद तारीख से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। यदि वे त्यागपत्र देता है तो त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा, ठीक, अपने पद को। दूसरा चीज, हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन की पात्रता है, हमारा देश में राष्ट्रपति की कोई सीमा नहीं है कि अधिकतम कितने वर्ष तक रहेगा। मिनिमम जो अधिक ये सीमा है कि वो 35 वर्ष की आयु के बाद राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। तो हमारे यहाँ का राष्ट्रपति जैसे अमेरिका में है कि केवल 2 बार राष्ट्रपति चुने जाएंगे। आप देखिएगा वहाँ के जो इलेक्शन है, वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे केवल एक व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति चुना जाएगा। हमारे यहाँ निर्वाचन के लिए पुनर्पात्रता है, मतलब एक व्यक्ति कितने भी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। ठीक, यदि हम इसमें निर्वाचन की पात्रता है, ठीक, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अर्हता क्या होना चाहिए? वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। ठीक, सबसे बड़ी पहली नागरिकता क्या है, जरूर अर्हता क्या है? 35 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो, भारत में लोकसभा की लोकसभा का सदस्य बनने की अर्हता हो। उपराष्ट्रपति में ये चीज नहीं है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो, लोकसभा की सदस्यता रखने की सदस्य बनने की अर्हता रखता हो तो वो भारत का राष्ट्रपति चुना जाएगा। ठीक है, चलिए यदि अब हम बात करें इसकी शर्तों की, ठीक, उसमें इसकी शर्त क्या है कि राष्ट्रपति जो होगा जैसे वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री की क्वालिटी है, प्रधानमंत्री के लिए हम पढ़ते हैं कि यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहे और संसद में यदि किसी सदन का सदस्य नहीं है तो अधिकतम 6 माह तक ही सदस्य रहेगा। प्रधानमंत्री बन सकता है कोई मंत्री परिषद, अगर सदस्यता नहीं मिली तो वो पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इसमें है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं उन्हें संसद के सदन के सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी भी सदन के सदस्य नहीं होंगे। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि लाभ का पद नहीं हो, प्रॉफिट ना हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो, लाभ का पद ना हो। ठीक, फिर क्या कह रहा है? वह जो है अपने बिना किराया दिए अपने शासकीय आवासों का उपभोग कर सकेगा। राष्ट्रपति जहाँ रहते हैं कोई जब उस वहाँ पे पैसा देने या कुछ उनका नहीं देना होगा, वो भारत सरकार की तरफ से उनको दिया जाएगा।
उनकी पदावधि के दौरान उनके वेतन भत्ते आदि को कम नहीं किया जाएगा। ठीक, क्या वेतन भत्ते को उनके पदावधि के दौरान कम नहीं किया जाएगा। यदि हम बात करें अनुच्छेद 60 की, शपथ के बारे में बात की गई, राष्ट्रपति की शपथ। आप देखिए, राष्ट्रपति की शपथ, उपराष्ट्रपति की शपथ, उपराज्यपाल की शपथ, ये तीनों संविधान में है। बाकी शेष संविधान के आर्टिकलों में वर्णित की गई है। बाकी शेष जो हमारी शेड्यूल है, जिसको अनुसूची कहते हैं, उसके भाग 2 में वर्णित की गई है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में दी गई है। ठीक, यदि शपथ की बात करें तो शपथ में क्या क्या लिखा हुआ है, यदि इस पर हम चर्चा करें तो शपथ के बारे में लिखा हुआ है कि भारत की राष्ट्रपति के बारे में, ये देखिए लिखा है इसमें, जैसे अब लिखा हुआ है कि मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूं, यदि कोई ईश्वर को मानता है तो, यदि ईश्वर को नहीं मानता है तो लिखा है कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। ठीक, तो इसमें है कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं अमुक श्रद्धा पूर्वक, याद कर लीजिए शपथ पूछता है, श्रद्धा पूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान के विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। मैं भारत की जनता के प्रति सेवा में निरत रहूंगा। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, मैं अमुक ईश्वर की या शपथ लेता हूं या प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं श्रद्धा पूर्वक संविधान के कार्य का पालन करूंगा, मैं देश की रक्षा, संरक्षण, प्रतिरक्षण करूंगा। ठीक, ये सारी चीजें कही गई हैं इसमें। और उसके बाद ही कहा गया है कि मैं जनता की सेवा एवं कल्याण में निहित रहूंगा। ये है हमारी शपथ। ठीक, यदि हम बात करें अनुच्छेद 61 की, क्या कहा गया अनुच्छेद 61 में, महाभियोग। ठीक, इम्पीचमेंट जिसको कहते हैं, पदच्युत, राष्ट्रपति के बारे में महाभियोग अनुच्छेद 61 में कहा गया है। ठीक, इसमें कहा गया है भारत में इसकी प्रक्रिया कैसे होती है। यदि हमें किसी के राष्ट्रपति के बारे में हटाना है या ये जानकारी है कि वो गड़बड़ी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या कार्य है कि उनको 14 दिन पूर्व, जैसे आज लाना है हमें, तो इसके 14 दिन पूर्व उन्हें सूचित किया जाना चाहिए कि राष्ट्रपति के बारे में कि आपके ऊपर महाभियोग लगाया जाएगा। ठीक, जब महाभियोग लगाया जाएगा तो 14 दिन पूर्व सूचना के बाद एक चौथाई सदस्य जो सदन के हैं, एक चौथाई सदस्य के द्वारा एक संकल्प पारित किया जाएगा। ठीक, फिर दूसरे चरण में क्या होगा, संकल्प पारित करने के बाद जो सदन का दो तिहाई बहुमत है वह संकल्प को पारित करेगा। ठीक, सुन लीजिएगा, एक चौथाई जो है वो संकल्प को पारित पेश करेंगे कि इनके खिलाफ लाना है और 2/3 से पारित कराना है। ठीक, जब एक सदन पारित कर देगा, दूसरा सदन अन्वेषण यानी जांच की भूमिका में आ जाएगा कि राष्ट्रपति अब चाहे तो खुद आए या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजें अपनी बात रखने के लिए। यदि दूसरे सदन में राष्ट्रपति बात रखते हैं, अगर समझ में आता है तो ठीक, यदि दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से पारित कर दिए तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति की जो रिक्ति है उनको अपने पद से हटना पड़ेगा और राष्ट्रपति को पद रिक्त मतलब पद से हटा दिया जाएगा। ये है महाभियोग की प्रक्रिया, और ये बहुत आसान नहीं होती है। 2/3 बहुमत, 2/3 मेजोरिटी दोनों सदन से प्राप्त करना बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, ये रहा 61। यदि हम बात करें भारत के राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति की रिक्ति के पूर्व ही यदि कहीं राष्ट्रपति का पद रिक्त है यदि भारत में, तो उसकी रिक्ति से पूर्व, जैसे कोई कार्यवाहक रहेगा जब तक दूसरा नहीं आएगा, रिक्त के पूर्व ही पद को भर लिया जाएगा। अनुच्छेद 62 इस चीज की बात करता है। अनुच्छेद 63 ये राष्ट्रपति तक के अनुच्छेद हैं। आगे फिर अनुच्छेद आएंगे, जैसे अनुच्छेद 72 आएगा, अनुच्छेद 100 अभी लगातार 72 आएगा कि उसकी शक्तियां क्या हैं, अनुच्छेद 123 आएगा अध्यादेश की, ये सारी चीजें आएंगी बीच बीच में। तो चलिए अभी हम इस पे बात करते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 संविधान का बात करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक, और इसी के साथ ही अनुच्छेद 64 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का उपसभापति होगा, यानी सदन का सदस्य। जो हमारे यहाँ जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वैसे राज्यसभा में सभापति होता है। जो सभापति होते हैं वही उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो ये है, क्या कह रहा है 64, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। राष्ट्रपति यदि अपने पद को रिक्त कर देता है तो क्या होगा, उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति के पद को, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आएगा तब तक उसके पद के, उसके वेतन भत्ते सारी चीजों पे उपराष्ट्रपति का अधिकार होगा। ठीक है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन होगा? भारत का नागरिक होना चाहिए, उसमें भी जो वहां बात की गई थी 35 वर्ष की वो भी रहेगा। दूसरा चीज में कहा गया है कि जो उसमें कहा गया था लोकसभा की राष्ट्रपति के लिए कि लोकसभा के सदस्य के अर्थ, इसमें कहा गया है कि राज्यसभा, क्योंकि आप देखिए ना वो राज्यसभा का सभापति होगा, तो राज्यसभा राज्यसभा की सदस्य की अर्हता रखना चाहिए। ठीक, तो ये तीनों स्कीम उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा? यदि हम बात करें, अनुच्छेद 66 कहता है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य यानी निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होंगे। उसमें केवल निर्वाचित थे, इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होंगे। ठीक ठीक, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। ठीक, इसमें सभी सदस्य भाग लेंगे। ओके, चलिए अगली उपराष्ट्रपति की पदावधि क्या होगी? 5 वर्ष की अवधि तक उसके भी है। यदि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देगा, त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। ये किसमें वर्णित किया गया? अनुच्छेद 67 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति पदावधि 5 वर्ष की होगी। यदि वे अपनी पदावधि के दौरान अपने पदावधि को छोड़ता है तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या कहा गया? अनुच्छेद 68 के बाद अनुच्छेद 69 जो आपका आता है उसमें बताया गया है कि इसकी पदावधि की बात हो गई। यदि हम अनुच्छेद 69 की बात करें कि उपराष्ट्रपति की शपथ और प्रतिज्ञान, उसमें भी कहा शपथ और प्रतिज्ञान था, इसमें भी। ठीक, शपथ के बारे में मैंने बताया ना कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और आपके जो राज्यपाल हैं उन तीनों का संविधान में वर्णित है। ठीक है, अनुच्छेद जो 69 कहता है ये शपथ की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 69 में राज्यपाल, उपराष्ट्रपति की शपथ की बात कही गई है। ठीक, यदि हम अनुच्छेद 70 की बात करें, क्या करें? अनुच्छेद 70 की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 70 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के अन्य राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन यदि अन्य आकस्मिकताओं, यदि मतलब कोई जरूरत है तो जो हमारे उपराष्ट्रपति के कर्तव्य हैं, जैसे उपराष्ट्रपति के जो कर्तव्य हैं वो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, जैसे उसमें बताया गया था कि यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त, राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति करेगा। तो इसमें क्या कहा गया है? यदि उपराष्ट्रपति का पद वो संभालने योग्य नहीं या कोई अन्य प्राथमिकताएं हैं या कोई दिक्कतें हैं तो राष्ट्रपति उसको निर्वहन करेगा। ठीक है, यदि हम बात करें अनुच्छेद 70 हो गया आपका। अनुच्छेद 71 की यदि बात करें तो हमारा अनुच्छेद 71 ये कहता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन पद संबंध के विषय में, ठीक है, इनके संबंध के विषय में जो अंतिम रूप से निश्चय उच्चतम न्यायालय लेगा। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो इस पे जो कार्य होगा, इस पे अंतिम रूप से विनिश्चय निर्णय कौन लेगा? हमारा सुप्रीम कोर्ट, भारत में उच्चतम न्यायालय वो निर्णय करेगा। अनुच्छेद 71 इस चीज की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 71 बात करता है। ठीक, यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में घोषित कर दिया गया है, यदि उसने कोई कार्य किया, ठीक, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए किसी को घोषित किया गया, ठीक, भले वो अयोग्य है लेकिन पद पे आ गया, लेकिन पद पे आने के बाद उसने कुछ ऐसे कार्य कर दिए या जो वो योग्य नहीं था, बाद में पता चलता है, यदि वो राष्ट्रपति का पद जब छोड़ेगा तो उसके द्वारा कोई भी किए गए कार्य अमान्य नहीं होंगे, वो मान्य ही रहेंगे, क्योंकि उसने वो कार्य राष्ट्रपति पद पे रहते होने के दौरान किया है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 72 क्या कहता है? क्षमादान की शक्तियां। आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 72 के बारे में। राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्तियां हैं, क्या क्या है अनुच्छेद की? राष्ट्रपति सजा को लघुकरण, निलंबन, मृत्युदंड, परिहार सारी चीजें कर सकता है। ठीक, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को ये आदेश, राष्ट्रपति को ये शक्ति मिली है कि वे सजा में लघुकरण कम कर सकता है, परिहार, निलंबन, मृत्युदंड तक को समाप्त कर सकता है। ठीक है, यदि हम अनुच्छेद 73 की बात करें, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक, किसी भी विषय में संसद को विधि या आदि बनाने की शक्ति या संसद संघ की विस्तार करने के बारे में संघ की पालिका शक्ति का विस्तार कर सकता है। ठीक है,
अनुच्छेद 73 इस चीज के बारे में बात करता है। ठीक, यदि हम बात करें अब अनुच्छेद 74, हमने कहाँ से शुरू किया था? 52 से शुरू किया था ना, अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति से। यदि अब हम बात करें अनुच्छेद 72 के बारे में बात हो गई, अनुच्छेद 73 की यदि हम बात करें तो कहता है मंत्री परिषद, ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? अनुच्छेद 73 क्या कहता है? राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक, मंत्री परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं। और ये मंत्री परिषद उत्तरदायी किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति। ठीक है, तो अनुच्छेद 74 की बात करता है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इसका जो प्रमुख होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, इनकी जो मंत्री परिषद के बारे में अनुच्छेद 74 बात करता है। फिर अनुच्छेद 75 कहता है मंत्रियों के उपबंध क्या क्या हैं। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति करेगा और राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, क्या है? सबसे पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे। ठीक, फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेंगे। ठीक, चलिए ये हो गया अनुच्छेद आपका 75 के बारे में। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि सदन में क्या क्या हो रहा उसकी सारी चीजों से राष्ट्रपति को अवगत कराए। ठीक, अनुच्छेद 75 ये कहता है कि यदि सदन में कोई कार्यवाही चल रही, कुछ हो रहा है तो उसके बारे में राष्ट्रपति को समय समय पे अवगत कराए। और क्या कहता है? और ये कहता है कि मंत्री परिषद में जो हमारा जो संविधान में 91वां संविधान संशोधन 2003 है, उसमें कहा गया है कि जो हमारे मंत्री होंगे, टोटल जो मंत्री बनेंगे, कुल मंत्रियों के 15% से अधिक नहीं बनेंगे। पहले होता था इनको बना दिए, उनको सबको मंत्री बनना है, तो अब कहा गया टोटल मंत्रिमंडल में जितने हैं उनका 15% से ज्यादा यानी 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बनेंगे। ठीक है, अधिकतम ये कर दिया गया है। ठीक, उसके बाद कहा गया किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित किसी भी सदन के सदस्य को 10वीं अनुसूची के तहत निर्वाचित नहीं किया जाए। यदि ऐसा होता तो जीत के चले गए, इधर उधर हो गए, तो उसके लिए हमारा संविधान में अनुसूची 10 दल बदल अधिनियम को जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये रहा आपका 77। यदि हम बात करें आपके अनुच्छेद 78 के बारे में, ठीक, क्या है अनुच्छेद 78? क्या बात करता है कि जैसे ये सारे और मंत्री के परिषद के बारे में बात कर रहे थे, सुनिए, जो ये सारे मंत्री होंगे ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होंगे। किसके प्रसाद पर्यंत होंगे? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होंगे। ठीक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होंगे। और जो है जो मंत्री परिषद है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी है लेकिन समझना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में बहुत जरूरी है, इसलिए बताया जा रहा। और आप देखिएगा ये आपको समझ में भी आएगा। जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप नोट भी करते चलिएगा, मैं बहुत तेज नहीं बोल रहा हूँ। इसीलिए जो हमारे मंत्री हैं वे मंत्री परिषद जो हमारी है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। 91वें संविधान संशोधन 2003 में ये बताया गया जो टोटल मंत्री बनेंगे 15% से ज्यादा मंत्री परिषद, जो हमारे मंत्रियों की संख्या है टोटल 15% से ज्यादा जो चुन के आए उससे ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे लोकसभा में कितने सदस्य हैं बताइए आप? 542, 3 बढ़ गए 545, इसका 15%, मतलब किसी भी हाल में इससे ज्यादा नहीं होगी। जैसे उत्तर प्रदेश है 403 है ना विधानसभा में, तो 403 का 15% आप कर लीजिए, तो इससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके बारे में थी। यदि हम बात करें इसमें महान्यायवादी की, अनुच्छेद 76, महान्यायवादी क्या होता है? मंत्री परिषद सलाह देता है। महान्यायवादी क्या होता है? वो कानून के विषय पे सलाह देता है, नाम ही आ रहा ना महान्यायवादी। इसकी भी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 76 बात करता है कि महान्यायवादी होगा भारत का जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ठीक, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। इनके लिए संविधान में वर्णित है इनको पारिश्रमिक दिया जाएगा, जिसको हिंदी में दिहाड़ी कहते हैं। पारिश्रमिक मतलब इनका कोई वेतन नहीं होगा। ठीक है, अनुच्छेद 76 इस पे बात करता है।
फिर यदि हम इस सब सारी टॉपिक को आपने देखा कि 52 से हमने शुरू किया और अनुच्छेद 76 तक हम आए, मंत्रिपरिषद तक। कल आपका हम अनुच्छेद 77, 78 और फिर उसके बाद आज की संसद शुरू करेंगे, अनुच्छेद 79 कि भारत की एक संसद होगी जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। उस टॉपिक को कवर करेंगे। आपके लगातार जो आप देखिए करंट के मुद्दे हैं, G20 समिट वो आई है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और यदि कोई कंटेंट में आपको और चीज़ चाहिए या कुछ टॉपिक आपको दिक्कत हो रही है तो आप बताइए, उसको हम और सुधार करने का प्रयास करेंगे। और कोई नया टॉपिक करंट्स का हो तो आप भी बताइए, उसको भी हम आपके सामने डिलीवर करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इसके बाद हमारी जो अगली टॉपिक होगी, G20 समिट के बारे में बात हम करेंगे। आपके जो अगला संसद का टॉपिक है इस पर हम बात करेंगे। और इसी क्रम में आज आप देखिए हमने शुरू किया था और आज अनुच्छेद 77 पे पहुंच गए। और आपको पता होगा अनुच्छेद 395 के बीच में बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद है जो निरसित यानी जिसको हटा दिया गया है। जब आप अभी आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा है, जब आप 292, 293 फिर आप 343 के प्लस जब जाएंगे तो आप देखेंगे ज़्यादातर अनुच्छेद ही नहीं है। 350 के बाद 360 है, 360 में आपातकाल के बारे में बात की गई है। राष्ट्रपति 352, 52, 56 और 60 आपातकाल के बारे में बात हुई है। उसके बाद आप देखिए तो कुछ अनुच्छेद हैं, फिर 393, 92, 93 आ गया। तो बहुत सारे अनुच्छेद को निश्चित किया गया है। वो जब हम खत्म करेंगे उसके बाद हम आपके सारी अनुसूचियां बताएंगे कि अनुसूची 1 में क्या कहा गया है। बताने को अभी भी हम बता सकते हैं, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक जैसे अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि अनुसूची 1 में कि भारत राज्यों के बारे में, 2 में आपके शपथ है, ठीक है, शपथ के बारे में बात की गई है। पर अनुच्छेद जैसे आपका 4 उसमें राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में बात की गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। 7 में संघ अनुसूची, 8 में भाषा, ये सारी चीज़ें जो बात की गई, इस सारी चीज़ों पे हम अच्छे से बात करेंगे। तो आप लोग इस चैनल को बार बार मैं कह रहा हूँ लाइक करिए, अगर पसंद आए शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में लगातार मन लगाए रहिए। आप सभी के एग्जाम देखिए, जैसे यूपीपीएससीएस का लगातार नोटिफिकेशन चल रहा है, बहुत जल्दी आने वाला है। तो उसके लिए भी हम आपको इस और इफेक्टिव करंट अफेयर भी और मुहैया करा देंगे जिससे आपका डायरेक्ट हिट करे। तो आप सभी अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। तब चलिए, तब तक फिर अगले वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।